Assalamualaikum. This is Danish Taj, and we are studying Pakistan affair, specifically from the perspective of CSS and PMS. हमारा आज का टॉपिक है आफ्टर पार्टीशन के मतलब कि 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हो चुका था तो उसके बाद के जो इवेंट्स थे वो क्या क्या थे। तो उनमें एक एक इंतहाई अहम क्वेश्चन है विच इज़ यूजुअली आस्क्ड, रोल ऑफ जिना। ठीक है, जो के कायद-ए-आज़म का जो रोल था वो प्री पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन क्या था, वो जो इवेंट्स थे उनमें जिना का क्या रोल था। जिना इज़ द की एलिमेंट एंड की फिगर ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट। तो उनका बहुत बड़ा रोल है, उसके बारे में हमें पता भी है, लेकिन हमें ऑन फिंगर टिप्स पता होना चाहिए कि व्हाट ही हैज़ डन फॉर अस। ठीक है, तो प्री पार्टीशन पहले देखते हैं जी कि बिफोर पार्टीशन 1947 से पहले जो स्ट्रगल थी पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस या पाकिस्तान मूवमेंट के लिए, तो उसमें इनका क्या रोल था। सबसे पहले विजन, उनका एक विजन था जी, ही वॉज अ लीडिंग फिगर, वो लीड कर रहे थे फ्रॉम द वेरी फ्रंट ऑफ द मूवमेंट। तो वो एक विजन कर रहे थे, चीज़ों को देख रहे थे कि मैंने कैसे लेकर चलना। एक लीडर जो होता है, लीडर जो है उसकी जो साइट होती है बहुत दूर तक जाती है। ठीक है, वो आती हुई चीज़ों को फोर्सी कर लेता है, इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर लेता है। ठीक है, 1940 में जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन है उस दौरान उनका बहुत बड़ा किरदार था मुस्लिम उम्मा या मुस्लिम नेशनलिज्म को उजागर करना और उनको जोड़ना फॉर पाकिस्तान मूवमेंट, उनका एक बहुत ही बड़ा रोल था। फिर डेमोक्रेसी के लिए सब कॉन्टिनेंट में डेमोक्रेसी के लिए इनका बहुत बड़ा रोल था कि डेमोक्रेटिक नेशन होनी चाहिए, वो कोई और तरह की स्टेट नहीं चाहते थे। ठीक है, फिर इस्लाम के लिए भी, इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत है, मुसलमानों की खिदमत है तो ज़ाहिर बात है इस्लाम की खिदमत है। नंबर 2, यूनिटी। ठीक है, ही वॉज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम स्पेसिफिकली, दैट्स व्हाई ही वॉज कॉल्ड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, तो उनका दिल्ली प्रपोजल आप देख लें, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात होती है, लखनऊ पैक्ट जो हमने डिटेल में देखा था कि लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जोड़कर वो मुसलमानों और हिंदुओं के इत्तेहाद की बात करते हैं और ब्रिटिश से आज़ादी की बात करते हैं। ठीक है, उनकी एक यूनिटी का एक पैगाम था जो कि काफ़ी देर तक चलता रहा, उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ा। नेक्स्ट, टू नेशन थ्योरी। जब ये यूनिटी का पैगाम हिंदू मुस्लिम का वो फेल होते रहे, बार बार फेल होते रहे, कि जब कांग्रेस उनको बार बार धोखा देती रही, तो डेट्स व्हाई ही ओनली टॉक्ड अबाउट टू नेशन थ्योरी और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की उन्होंने बात की कि वी कैन नॉट गो टुगेदर। नंबर 4, सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते थे जी वो कि अगर मुसलमान कैंडिडेट को हिंदू भी अगर वोट देंगे तो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो डाइल्यूट हो जाएगी और उस तरह की प्योर नहीं रहेगी, तो ये मिक्स अप हो जाएंगे, तो प्योरली जो मुस्लिम्स की जो राइट्स हैं वो उनको नहीं मिल सकेंगे। डेट्स व्हाई वी शुड गेट सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिम वोटर्स शुड वोट ओनली फॉर मुस्लिम कैंडिडेट। ठीक है, नंबर 5, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे जो कि ऊपर ही मैंने डिस्कस किया, लेकिन इंट्रा मुस्लिम एज वेल, मुसलमानों के अंदर भी यूनिटी की बात करते थे। आप ज़रा सोचें कि पीके कहाँ है, बलूचिस्तान कहाँ है, बांग्लादेश कहाँ है, पंजाब कहाँ है, सिंध कहाँ है, इस तमाम इलाके को और बाकी मेजॉरिटी एरियाज़, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जहाँ जहाँ पर मुस्लिम हैं उन सब को जोड़ कर रखना एक पाकिस्तान काज के लिए। आप देखें जी, बादशाह खान को देखें, खान ऑफ कल्लात को देखें, उधर से बुगटी को देखें, खाना बावलपुर को देखें, उधर से बंगाली जो लीडरशिप थी उनको देखें, उन सबको लेकर चलना एक काज के लिए, सिंगल काज के लिए। वो कोई लीडरशिप थी, उसमें गट्स थे, तब वो साथ लेकर चले। वरना आज हम ये वेस्टर्न पाकिस्तान में तमाम को इकट्ठा लेकर क्यों नहीं चल पा रहे। ही हैज़ अ लीडरशिप, तो ही हैज़ अ विजन, डेट्स वाई ये सारा कुछ वो साथ लेकर चलते रहे। नंबर 6, लीडिंग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1937 एंड 1945 इलेक्शन जी। 1937 के इलेक्शन में भी उन्होंने मुस्लिम लीग को लीड किया था। ठीक है, गो के तब इतनी कामयाबी नहीं हासिल हुई थी, लेकिन उसके बाद जब उनका मुस्लिम कौम को, मुसलमानों को जब कायद-ए-आज़म पे एतमाद हुआ, फिर उनकी लीडरशिप के पीछे जब इकट्ठे हुए, तो 1945 का इलेक्शन जो है उन्होंने बेहतरीन तरीके से जीता।
ठीक है। लाहौर रेजोल्यूशन में भी उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा की, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। मुस्लिम नेशनलिज्म के लिए, मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए, उनको जोड़ने के लिए। ठीक हो गया जी। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। तो हमारा आज का इसी टॉपिक का हिस्सा है। पहले हमने देखा प्री पार्टीशन, अभी हम देखेंगे प्रॉब्लम्स आफ्टर 1947। 1947 का जो साल था, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आए मुस्लिम्स को, वो क्या क्या थे, या पाकिस्तानियों को क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, हम देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये अभी आ रहा होगा, तो देखते हैं जी। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, सबसे पहला जो उनके लिए चैलेंज था, ही हैड टू मेक गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। ठीक है, जिसके लिए इकोनॉमिक इश्यूज थे। नवाब भावलपुर से उन्होंने एड ली। पाकिस्तान को चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। पाकिस्तान को चलाने के लिए कायद आज़म के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो चला सकें। डेट्स व्हाई ही टुक एड फ्राम खान ऑफ नवाब ऑफ भावलपुर। ठीक है जी। तो मिनिस्ट्रीज बनाई। नंबर 2, डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेज एंड मिलिट्री एसेट्स। जब पाकिस्तान आज़ाद हो चुका था, पार्टीशन हो चुकी थी, तो ज़्यादा जो एसेट्स थे वो इंडिया के पास थे, जारी बात है, उन्हीं के पास थे। और वहीं पर फैक्ट्रीज भी थी, असले की भी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की भी। तो उन्होंने आर्मी को कंपैरेटिवली उन्होंने एसेट्स थोड़े दिए, असला थोड़ा दिया, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो कंपैरेटिवली वीक थी, टेक्निकली वीक थी। तो एक और इशू ये था कि जनरल ग्रेसी जो उस टाइम का आर्मी चीफ था, फर्स्ट आर्मी चीफ था प्रॉब्लली, उसने रिफ्यूज़ कर लिया कश्मीर में कायद आज़म के हुक्म पर इंटरवीन करने के लिए। जब कश्मीर का महाज पे जंग छिड़ी, तो कायद आज़म ने हुक्म दिया जनरल ग्रेसी को कि तुम अपनी आर्मीज़ को भेजो, पाकिस्तान की आर्मी को भेजो कि वो मुसलमानों के लिए लड़ें। लेकिन जनरल ग्रेसी जो आर्मी चीफ था, उसने इनकार कर दिया कि मैं वहाँ पे जाकर ब्रिटिश आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं लड़ूंगा। इसका मतलब ये क्या होगा कि ब्रिटिश आर्मी ही ब्रिटिश आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ रही है, क्योंकि इंडिया की तरफ से ऑलरेडी कश्मीर में ब्रिटिश आर्मी पहुँची हुई थी। ठीक है, तो ये इशू था, आर्मी का इशू था। मतलब ये इट इज़ लिंक टू डिफेंस इशू। नंबर 3, मैसेकर ऑफ रिफ्यूजीज़। ठीक है, अराउंड 1 मिलियन जो लोग थे उन्हें मार दिया गया, शहीद कर दिया गया हिजरत के दौरान। जो पार्टीशन के दौरान जब इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे, तो उस दौरान उनको मार दिया गया था। ये इसका एक बहुत बड़ा बर्डन था कायद आज़म के सर पे कि ये क्या हो रहा है। बहुत बड़ा, आप सोचें, एक लीडरशिप है जो कि लीड कर रही है तमाम चीज़ों को, और उसके लोगों को इस तरह मारा जाए तो उनके दिमाग पे कितना ज़्यादा बोझ होगा। नंबर 4, केनाल वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, पाकिस्तान जो कि चूँकि एक लोअर रिपेरियन स्टेट है। लोअर रिपेरियन स्टेट वो होती है कि जो कि नीचे की तरफ हो, पानी के हिसाब से नीचे की तरफ हो। कैसे देखें, हिमालयाज़ में से तमाम रिवर्स निकलते हैं। हिमालयाज़ पाकिस्तान से स्टार्ट होते हैं, इंडिया के नॉर्दर्न एरियाज़ में भी जाते हैं, ये काराकोरम रेंज और हिमालयाज़। वहाँ से मेजॉरिटी जो रिवर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं और वो आते हैं बहकर पाकिस्तान के, तो तकरीबन सारे ही दरिया वहाँ से आते हैं, इंडिया से होकर आते हैं, पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। तो जो इंडिया है वो अपनी ज़रूरत का पानी रोक लेता, और जब पानी ओवर होता तो वो पाकिस्तान में दाखिल करने के लिए छोड़ देता, तो जो कि सैलाबी सूरत हाल पैदा कर देता। तो लोअर रिपेरियन स्टेट वो होती है जो कि बाद में आती है पानी पर। तो लिहाजा जो केनाल वाटर का डिस्प्यूट था, वो डिवीजन ऑफ दी वाटर के हवाले से उस टाइम था, बहुत बड़ा इशू था स्टार्ट में, जो कि बाद में रिजॉल्व हुआ। वो हम देखेंगे कैसे रिजॉल्व हुआ। नंबर 5, एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उसके एक्सेशन का बहुत बड़ा इशू था। कैसे कि जैसे कश्मीर था, कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका था, जबकि उनका राजा जो था वो हिंदू था, तो उसने एक्सेशन की किसके साथ, इंडिया के साथ। ये भी एक सेपरेट डिबेट है कि क्या क्या हुआ था, वो हम कश्मीर टॉपिक में देखेंगे। मगर मेजॉरिटी किसकी थी, मुसलमानों की थी। तो जो रूल था वो ये था कि जो मेजॉरिटी कहेगी वो होगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक डिवीजन होने जा रही थी। लेकिन वहाँ पर किसकी मानेगी, राजा की मानेगी, मेजॉरिटी की नहीं मानेगी। लेकिन इसी तरह जो जूनागढ़ और हैदराबाद थे वो इंडिया में हैं, वो रियासतें थी, वहाँ की जो पब्लिक थी वो मेजॉरिटी हिंदू थी, लेकिन वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के जो हुक्मरान थे वो कौन थे, मुसलमान थे। और वो पाकिस्तान के साथ एक्सेशन करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की बात नहीं मानेगी। इट इज़ डबल स्टैंडर्ड ऑफ
ब्रिटिश एम्पायर कि उसने कश्मीर में कुछ और माना और जूनागढ़ और हैदराबाद में कुछ और माना। ठीक है जी। तो इसके बाद नंबर 6 लिंग्विस्टिक राइट्स एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम। उर्दू बंगाली जो इशू था उस टाइम बहुत सा बंगालीज कह रहे थे कि बंगाली होनी चाहिए नेशनल लैंग्वेज, और वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि उर्दू होनी चाहिए। तो कायद-ए-आज़म ने उर्दू को सपोर्ट किया। यू मे डिसएग्री फ्रॉम दिस फैक्ट दैट ही शुड हैव सपोर्टेड बंगाली, लेकिन उस टाइम की ज़रूरत यही थी, तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। सो ही सपोर्टेड उर्दू। नंबर 7 प्रोविंशियलिज्म एंड इनसिक्योरिटी। ठीक है, जो उस टाइम की प्रोविंशियलिज्म की जो कुछ आवाज़ें उठने लगी थी जो कि न्यू बॉर्न स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी, जो कि लोकल नेशनलिज्म और रीजनलिज्म को सपोर्ट कर रही थी, जो कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी के लिए, इंटेग्रिटी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। उनको उन्होंने दबाने की और कंट्रोल करने की कोशिश की कि अभी तो नया नया मुल्क बना है, अभी आप फॉरेन प्रोविंशियलिज्म की बात कर रहे हो, ज़रा मुल्क को तो चलने दो। नंबर 8 एक्सटर्नल थ्रेट्स थे जी। एक्सटर्नल थ्रेट न्यू बॉर्न स्टेट के लिए एक्सटर्नल थ्रेट स्टार्ट में ही थे। वो कैसे कि ड्यूरेंट लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको अफगानिस्तान स्टार्ट से ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अफगानिस्तान कह रहा था कि हम नहीं मानते इसको जी। वो अटक तक का जो एरिया है, जो सिंध दरिया सिंध है पाकिस्तान का, उस एरिया तक को क्लेम करता है कि ये हमारा एरिया है, जबकि पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान की क्या स्टांस है इस मामले में। और दूसरा इशू क्या था, इंडिया का था जी। इंडिया तो स्टार्ट से ही उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान थी और पाकिस्तान को एक कंटिन्यूस थ्रेट था, क्योंकि स्टार्ट के पहले ही साल में इंडिया ने कश्मीर के महाज पर एक जंग छेड़ दी। ठीक है। नंबर 9 जी कादियानी इशू था। कादियानी इशू एक बहुत बड़ा स्टार्ट में इशू आया था कि उनको सेपरेट आइडेंटिटी देनी है, कि जैसे वो पहले चल रहा था वही चलता रहे। ये एक बहुत बड़ा इशू था, डिबेट थी, डिवीजन क्रिएट कर रहा था मुस्लिम्स में, और सेक्टेरियन राइट्स पैदा हो रहे थे और बहुत ज़्यादा इशू था। ये इशू फ़ौरन पाकिस्तान के बनने के बाद ही इमर्ज हुआ। नंबर 10 इंटरनेशनल रिलेशन जो था, आप सोचें जो 1947 का जो एरा था वो कोल्ड वार का एरा था। ठीक है, कोल्ड वार स्टार्ट हो रही थी और कोल्ड वार में पाकिस्तान हैड टू चूज वन ऑफ द मेजर स्टेट, वेदर इट वाज सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स। तो पाकिस्तान सेलेक्टेड यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट का सबसे पहली बात यह थी कि इट वाज एसोसिएटेड विद अ रिलीजन, जबकि सोवियत यूनियन जो था वो क्या कहते हैं नॉन रिलीजियस था। ठीक है जी, तो उनको वो सपोर्ट कर रहे थे, जबकि यूएस क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट कर रहा था। तो इसलिए दूसरा यूएस से एड की ऑफर्स थी, फिर वो डेमोक्रेटिक था। तो ये कुछ इश्यूज थे बुनियादी जो कि पब्लिक और नेचुरल टिल्ट था पाकिस्तान का टुवर्ड यूएस। दूसरी तरफ जो सोवियत यूनियन थी वो कम्युनिस्ट थी, नॉन रिलीजियस थे और एक्सपेंशनिस्ट इस तरह थे कि सोवियत यूनियन पाकिस्तान से बहुत करीब था। ठीक है, ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे उस टाइम वो सोवियत यूनियन के हिस्सा थे। उसके बाद सिर्फ अफगानिस्तान ही बीच में पड़ता हो, फ़ौरन पाकिस्तान उसके बाद था। और उनकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ थी वो एक थी पाकिस्तान की आइडेंटिटी को, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने यूएस को सपोर्ट किया, क्योंकि यूएस ही उस टाइम सपोर्ट एक चैलेंज देने के काबिल था सोवियत रिपब्लिक को। ठीक है, पाकिस्तान तो न्यू स्टेट था, वो तो डायरेक्टली चैलेंज नहीं कर सकता था सोवियत रिपब्लिक को। एंड नंबर 11 पॉइंट है जी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। स्टार्ट से तो थे ही पाकिस्तान के लिए बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो कि मैंने आपको पीछे बताया भी है कि खान बावलपुर ने आपको एड दी थी। ठीक है, और कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक की बुनियाद रखी थी, पाकिस्तान फंड कायम किया था जी, तो अपना शेयर मांगा था इंडिया से। आफ्टर डिवीजन के बाद हमारा इतना शेयर बनता है और ये आप हमें देंगे, ये हमारा हक बनता है, और उसकी उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी, जिसको वहाँ से गांधी ने भी काफ़ी हद तक सपोर्ट किया था। तो ये आफ्टर पार्टीशन के इश्यूज थे।
पहले हमने यहाँ पर बोर्ड पे देखे प्री पार्टीशन और आपको स्क्रीन पे शो हुए कौन से आफ्टर पार्टीशन के इश्यूज भी शो हुए। तो ये पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन है, इसका दोनों पार्ट्स भी पूछे जा सकते हैं, सिंगल पार्ट प्री पार्टीशन वाला भी पूछा जा सकता है और आफ्टर पार्टीशन वाला भी पूछा जा सकता है, कोई सिंगल इवेंट का भी पूछा जा सकता है। तो लिहाजा आपको इसकी बुनियाद पता होनी चाहिए। इसमें कोटेशंस को आप खुद डालें, ढूंढें कि हिंदू नेशनलिज्म, मुस्लिम नेशनलिज्म, आफ्टर पार्टीशन को जो इश्यूज़ हैं उनको क्या क्या उस टाइम की, जैसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन से हवाले से आप स्पीचेस के कुछ टुकड़े इसमें डालें ताकि आपके क्वेश्चन की जो आंसर की जो वर्थ है वो बेहतर हो सके। तो हमारा ये क्वेश्चन आज का कंप्लीट होता है। होप यू पीपल अंडरस्टूड। अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।